यहाँ रोज भी मिल लेते हैं, कॉलेज में भी मिल लेते हैं, तो टाइम दे के मिलना पड़ता है रिसर्च वाले को अपने गाइड से। 4-6 महीने के बाद उसने उनसे कहा साहब कुछ काम दिखाना है आपको, देखिए अपनी डायरी वायरी, और कहा फला दिन लंच के वक्त आ जाना। ये बड़े खुश हुए, बैठेंगे भी हिंदी मिलेगा। पहुँच गए, जहाँ रहते थे वहाँ से वो 8-10-15 किलोमीटर जगह पहुँचे। उन्होंने काम देखा, बातचीत की, हुआ वो हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपना लंच बॉक्स खोला और खाना शुरू कर दिया। और से कहा यू कैन ऑल्सो हैव योर लंच। मैं कहा मगर वेयर सर, हमने कहा अपनी कैंटीन में जाओ खाओ, 15 किलोमीटर दूर वापस जाओ। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ अगर छात्र आएगा और आपके कहने पर आएगा कि भाई मेरे भोजन के वक्त आ जाना, तो आप उसकी रिसर्च बाद में देखेंगे, पहले उसे खाना खिलाएं। ये जो अंतर है, ये आर्थिक व्यवहारों के अंतरों का सूक्ष्म प्रदर्शन है। इकोनॉमिक बिहेवियर का, उसके पीछे की मानसिकता का। तो गोविंद राम जी ने ये स्पष्ट किया इसमें कि भाई भारत की मानसिकता अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में कैसी थी और किस तरह से उसका धीरे धीरे विकास हुआ। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब ये आंग्रस थे या नहीं, याज्ञवल्क्य थे या नहीं, किस तारीख को हुए, कब हुए। अब ये अर्थशास्त्र का विषय नहीं होता, उसको जो शास्त्र है उसी से पर इन्होंने एक उसको सूत्रबद्धता में बांधने की कोशिश की है कि ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, और तक कौटिल्य तक आए। आप जब पुस्तक पढ़ेंगे, जैसा पंचमुखी जी ने कहा, तो आपको वो सब बात मिलेंगी किस तरह से उन्होंने हर एक और संस्कृत के उदाहरण दिए हैं, उनका अर्थ भी दिया है, और इतनी ईमानदारी बरती है कि जिसने उन अर्थों का को बताने में उनकी सहायता की, उन्होंने उसका नाम भी लिया। कि गूगल से सर्च करके कोई कट एंड पेस्ट वाला काम नहीं है, उन्होंने ये बताया है। और वैसे ये कोई ऐसा नहीं है कि ये विषय को मैं कहूँ कि ये पहली बार ही इस पर विचार हुआ है। विचार और लोगों ने किया, बहुत विस्तृत विचार भी किया है, लेकिन सर्वजन सामान्य और जिसको थोड़ी बहुत भी अर्थशास्त्र की कुछ रुचि है, उसके लिए ये पुस्तक बड़ी पठनीय है, बहुत उपयोगी है। और समय समय पर जब कभी चर्चा होती है तो हम ये खोल कर कह सकते हैं, देखो शुक्ल नीति में ये लिखा है, नीति बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर कभी कभी होता है देखो हमारे यहाँ नहीं लिखा, तुम बताओ कोई है तुम्हारे। तो ये इसका एक लाभ ये है कि हमें संग्रहित है ये सब, जिसको कहिए कि एक साथ कंपेंडियम है कि भाई अगर आपको देखना है तो देख लो, फिर उसके आगे जो देखना हो देख लो। फिर एक विशेषता इस पुस्तक की और है कि हर अध्याय के अंत में उसका सार दे दिया है। ये अध्याय क्या कहता है, मनु महाराज क्या कहते हैं, शुक्राचार्य क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, महाभारत क्या कहता है, गीता क्या कहती है, उसका सार दे दिया। तो अगर आप पूरा अध्याय पढ़ने की भी आपको फुर्सत नहीं है तो कम से कम सार पढ़ लीजिए, तो भी कुछ उसका ज्ञान आपको हो जाएगा कि कम से कम इन चीज़ों में ये लिखा है। तो इस तरह से ये पुस्तक बहुत पठनीय है, पढ़ने की योग्य है। और इस बहस में मत पड़िए कि इन्होंने मनुस्मृति का उल्लेख यहाँ किया है कि वहाँ किया है। कोई कहेगा कि ये पहले हुआ था, कोई कहेगा कि वो पीछे हुआ था। ये विषय सामान्य तौर पर मुख्य नहीं है। मुख्य ये है कि जो समस्याएं हैं, जो विचार हैं, उनके बारे में समाधान किसने कैसे दिया है वो इसमें अच्छी तरह से लिखा है। जैसे एक खास बात है अर्थशास्त्र की परिभाषा, वो कौन बोला था अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थ और अनर्थ दो चीजें हैं, अगर अर्थ नहीं है तो अनर्थ है स्वाभाविक। मगर ये अर्थ है क्या बोला, अर्थ को शायद उन्होंने वार्ता के रूप में वार्ता। और ये देखिए जब आप दूसरा शब्द पढ़ते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु प्रतिरूपेण संस्थिता, यानी उसमें भी ये अर्थशास्त्र शामिल है। या देवी सर्वभूतेषु
वृत्ति रूपेण संस्थिता, वो आता दया रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण। फिर ऐसा भी कहते हैं कि वार्ता संरक्षण वार्ता, तो ये वृत्ति या वार्ता या बिजनेस या काम धंधा या व्यापार आर्थिक दृष्टि से ये हमारे यहाँ बहुत मूल चिंतन है कि हमने इस देवी परम शक्ति को, देवी तो परम शक्ति है ना, उसको हमने कहा कि तू वृत्ति के रूप में, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में तू ही है, खाली ह्यूमन नहीं कि हम ही कर रहे नहीं, वो कह रहे हैं ये तो इस सृष्टि का नियम है और ये देवी, ये शक्ति जिससे, ये प्रकृति जिससे ये विश्व चल रहा है, वो ही स्वयं इसमें वृत्ति के रूप में स्थित है। अर्थात वो आर्थिक क्रियाकलाप के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, वो स्वयं उसके लिए प्रेरक है, उसके लिए हमको प्रेरणा देती है, हमको एक तरह से आगे बढ़ाती है कि हाँ ये है, मैं मेरा ही ध्यान करो ना अगर वृत्ति। तो दूसरा क्या है इसका कि अगर आप वृत्ति कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कार्य व्यापार कर रहे हैं, तो उत्पादन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यही समझ कर करिए कि ये डिवाइन है, ये डिविनिटी के साथ है। इस भावना के साथ जब आप काम करेंगे तो उसमें अनर्थ नहीं होगा, ये अर्थ। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस रूप में ये पुस्तक हमें काफ़ी लाभकारी होगी और इसको पढ़ने के बाद और आप लोगों के मन में चिंतन के विचार आएंगे और उसको आप, मैं समझता हूँ आप सब तो नहीं, लेकिन आप में से कुछ ज़रूर, ख़ासतौर से जो हमारे यहाँ नवयुवक हैं, नए लोग हैं जो रिसर्च करते हैं अर्थशास्त्र वगैरह में, वो इस दृष्टि से भी अपने सारे ग्रंथों का अवलोकन करेंगे कि भाई और क्या कहाँ लिखा है और क्या बताया गया है। वैसे इस बारे में हमारे डॉक्टर बजरंगलाल जी मेरे से बहुत अधिक बड़े विद्वान हैं, तो वो और हमको बताएंगे, लेकिन ये एक मूल बात है कि हम अर्थ को एक डिवाइन एक्टिविटी मानते हैं, उसको हम आसुरी नहीं मानते हैं। और ये देवी कौन है जिसने असुरों का संहार किया था? वही है ना देवी। अब पता नहीं आजकल लोग देवी का मतलब भी जानते हैं नहीं, वैसे तो वैष्णो देवी सब जाते हैं, बहुत लोग गए होंगे आप में से वैष्णो देवी, और नहीं कम से कम नवरात्रों में यहाँ जय माता की तो होता ही है। तो ये वही जय माता है जो हम सब, हमारे सब क्रियाकलापों में शामिल है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक है। ये केवल यही नहीं है कि आपने उनको पूजा कर ली और उन्होंने आपको वर दे दी, कहती है भाई आपकी जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मैं हूँ, इसे डिवाइन है, ये इसमें कपड़ा नहीं होना चाहिए, ये आसुरी नहीं है, ये अनर्थकारी नहीं है, ये अर्थ। तो ये जो दृष्टिकोण है सोचने का, मैं समझता हूँ उसकी तरफ ही पुस्तक से ले जाती है और ये इसका एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इस रूप में डॉक्टर गोविंद राम साहनी, जैसा मैंने आपसे कहा था कि वो बड़े आग्रही थे और बड़े दत्तचित से काम करते थे, वो भी इस पुस्तक में परिलक्षित होता है। अब हमारे डॉक्टर पंचमुखी महोदय ने कहा कि एक सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात है, वो कुछ ऐसा है कि हम सब ये तो मानते हैं कि जितने मनुष्य हैं वो हमारे भाई बहनें हैं, ये रिश्ता है, हम सब उसी परमात्मा के रूप में इसलिए आपस में भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन। तो फिर ये कैसे संभव है कि मेरे पास तो 20 कुर्ते हों और एक के पास लंगोटी भी न हो? ये जायज़ है क्या? ये न्यायपूर्ण है क्या? बताइए, हाँ या ना में बताइए। तो ये कैसे संभव है कि मेरे पास 27 मंजिल का पूरा फ्लैट है, 27 मंजिल का पूरा फ्लैट का टावर है और उसमें 2 आदमी रहते हैं, पति और पत्नी, और दूसरी तरफ एक कमरे में 27 आदमी रहते हैं। क्या ये उचित है? क्या इसे आप ये कहेंगे डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट हो गया 27 मंजिला मकान में, जो डेवलपमेंट है या नहीं है? आखिर 27 मंजिल का टावर बनाना, इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं।
फौज में रहने वाले लोग, और दूसरी तरफ एक कमरे में ही दिल्ली में आपको मिलेंगे 27 ही मिलेंगे, 5, 7, 10 तो मिलेंगे। तो ये डेवलपमेंट है क्या? एक तरफ इतना बड़ा कंजम्पशन, और अगर सभी लोग 27 मंजिली फ्लैट में रहने लगेंगे तो क्या हाल होगा? हो गया डेवलपमेंट करो साहब, कहता सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या मतलब होगा? 27 फ्लैट ये तो हर एक को रहनी चाहिए, दे सकते हो क्या? मैं रोज 4 बजे खाना खाता हूँ, सुबह उठते ही कुछ खाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर लंच करता हूँ, फिर शाम को कुछ थोड़ा बहुत ढूंढता हूँ, फिर रात को डिनर करता हूँ, मौका लग जाए तो ड्रिंक करता हूँ। और दूसरा एक आदमी ऐसा है कि वीडियो देख रहा है टुकुर टुकुर, यार इसमें से कुछ बचे मैं खाऊं। ये क्या डेवलपमेंट है? तो दुनिया में आता है यही हो रहा है ना। और ये क्या आप हर एक को 27 मंजिला दे सकते हैं? नहीं। हर एक को क्या आप 50 कोट दे सकते हैं? है कुछ लोग ऐसे 50, 60, 100 कोट दे सकते हैं। 150 जूते तो मैंने ही देखे लोगों के पास, जो उन्होंने खरीदे हैं या उन्हें मिले हैं वो बात अलग है, लेकिन है। तो ये जो उपभोग का ये इतना बड़ा अंतर है कि अगर मानव मात्र सब एक फैमिली है, एक परिवार है, एक भाईचारा है, तो ये हर एक को नहीं मिल सकता। और इतना सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब इतना है कि इतना उपभोग हम कर सकें जो आज के लोगों को तो दे ही सके और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रख सके। हमें तो बिजली चाहिए, हम सारा कोयला ले जाएंगे तो आगे वाला क्या करेगा? भारत की मूल प्रवृत्ति क्या है? घर में जैसे ही एक नौजवान तैयार होता है, कुछ काम करने लगता है, और पहले तो वो अपना जब आता है तो इस दोस्त के साथ उसने 50 रुपये खर्च कर दिए, वहाँ गया तो वहाँ से 500 रुपये का सामान ले आया, उसके बाद उसकी शादी बिगड़ती है। तो क्या ऐसा ही करता है? वो उनकी पत्नी कहती है इधर रुक, पैसे मेरे मुझे बता क्या है तेरे पास, मिल के खर्च करें। हाँ? और वो भी ध्यान रखता है कि भाई और रेस्ट में ऐसा नहीं है ना। पर ये उसके बाद क्या है कि बच्चा हो जाता है, अब लड़की हो गई तो उसकी शादी के लिए बचत करो, लड़का हो गया तो पढ़ाई के लिए बचत करो, ये करो वो करो, तो बचत शुरू हो गई। तो आपने अपना कंजम्पशन घटा लिया ना। पहले जो आप फूंक रहे थे अपने ऊपर, वो अब आप फूंक नहीं रहे, अब आप उसको अपने बच्चों की भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। अब ये जो बचत है आने वाली पीढ़ी को कंफर्टेबल, सुखी रखेगी, आराम से रखेगी। अपने आप का अपना वो काट के, अगर आप देखेंगे कि जब घर में प्राणी आ जाता है तो माता पिता अपने बारे में कम सोचिए, उसके बारे में ज्यादा सोचिए। भारत दुनिया की बात नहीं, भारत। तो ये क्यों करते हैं हमें? क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो प्राणी है ये इसका भविष्य है। ये हम तो उधर जा रहे हैं और इधर आ रहे हैं, तो हम उधर जाने वाले, ये इस उधर आने वाले का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? देश में बताइए मुझे। आप सबके यहाँ परिवार में बच्चे होंगे, बिटियाएं होंगी, भाई होंगे, बहन होंगे, आप क्या करते हैं? सबका हिस्सा खा जाते हैं या सबको बांट के खिलाते हैं? मुझे एक शब्द में जवाब दे दीजिए। सब बांटे। वो बात दूसरी है कि भाई घर में कभी झगड़ा हो गया तो उसने झपट्टा मार दिया है। लेकिन मूल प्रवृत्ति क्या है कि अब ये अब हम जो उपार्जन कर रहे हैं ये हम मेरे अकेले के लिए नहीं है, अब ये इस परिवार के लिए। तो अगर आप विश्व को एक परिवार मानते हैं तो जो कुछ आप उपार्जन कर रहे हैं वो विश्व की दृष्टि से होना चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो उसकी एक न्यूनतम सीमा कि इतना तो मिलना ही चाहिए, जो खाना कपड़ा ये वो। मगर सबसे बड़ी बात जो हमारे देश में कही कि उसको मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना है, यानी बंधनों से मुक्त होना है, और आर्थिक बंधन सबसे खराब होता है। भीष्म पितामह से पूछा गया कि भाई तुम इतने बड़े भीष्म पिता हो, धर्मों के ज्ञाता हो, ये बताओ तुम्हारे सामने द्रौपदी की लाज उतरती रही, तुम क्यों चुप रहे?
क्या करूँ बेटे, अर्थस्य पुरुषो दास, मनुष्य अर्थ का दास होता है। मैं तो बता हुआ हूँ इस औरत से उनके अर्थ पर पल रहा हूँ, इसलिए मुझे सब सही करना पड़ता। तो इसलिए अर्थ के प्रभाव से, इस अर्थ की जकड़न से मुक्ति हो, ये बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है कि हर एक व्यक्ति के पास इतना आर्थिक स्वातंत्र होना चाहिए कि वो अपने जीविका उपार्जन कर सके और अपनी निजी वैयक्तिक स्वतंत्रता को भी कायम रख सके। ये ना हो कि मैं आपका नौकर हूँ, इसलिए मैं तो क्या करूँ साहब, आप चोरी कर रहे हैं तो भी आपके साथ हूँ, आप बदमाशी कर रहे हैं तो मैं आपका नौकर। मेरी निजी व्यक्तित्व जो है, मेरी पर्सनल इंडिपेंडेंस जो है, मेरा स्वयं का अस्तित्व जो है एक मनुष्य के नाते, मेरी गरिमा एक मनुष्य के नाते, मेरी डिग्निटी एक मनुष्य के नाते और मेरी स्वतंत्रता एक मनुष्य के नाते। और मेरे अपनी स्वतंत्रता को और अधिक व्यापक बनाने के लिए अवसर हो। इसमें अगर कमी है तो फिर वो तो आप गुलाम हुए। तो हमारा नाम वैसा है ना कि भगवान शिव जी का एक नाम है पशुपति। पशुपति माने पशुओं का मालिक। तो हमारा तो मालिक है ना, तो हम पशु हो गए। पशु का मतलब है जो पाश से बंधा हुआ, जो रस्सी से बंधा हुआ है वो पशु। कैसी भी रस्सी हो सकती है, वो मूंछ वाली भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है, अर्थ की हो सकती है, हर तरह। पर अर्थ वाली जो रस्सी है ना, ये सबसे बड़ी खतरनाक है। ये सीधे ही गर्दन दाब देती है, छोड़ती है। तो ये जो मोक्ष जिसकी बात हमारे डॉक्टर पंचमुखी बता रहे थे, इसका भी रहस्य समझना जरूरी है। मैं हर प्रकार के बंधनों से मुक्त रहूँ, स्वाधीन रहूँ, स्वतंत्र रहूँ। मैं नहीं, मेरा दोष स्वतंत्र, देश स्वतंत्र रहे, विश्व स्वतंत्र रहे, कोई किसी के साथ किसी का परतंत्र न हो, कोई देश किसी देश का परतंत्र न हो, कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के अधीन न हो। स्वाधीनता का मतलब है मैं अपने स्व। तो ये जो हमारे अर्थशास्त्र की विशेषता है कि वो लोगों को स्वाधीनता की तरफ ले जाता है। किसी को किसी का गुलाम, आर्थिक गुलाम न बनाओ। अर्थशास्त्र की बात तो नहीं बनाओ उसकी तरफ। और अगर आप पश्चिमी अर्थशास्त्र ले लें तो उसमें ये कमी अभी नहीं निकलती, आगे कभी निकलेगी तो उसका हम स्वागत करेंगे। इसलिए कंजम्पशन और जिसको आप डेवलपमेंट कहते हैं, इसकी सही भावना को समझना चाहिए। डेवलपमेंट तो होगा ही, मगर इस तरह से हो कि वो पोषण क्षम, उसको हम हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। इन्होंने नाम लिया इसका पोषण क्षम, वो अच्छा नाम दिया। और भी अच्छा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान बना रहे और हम भी दुनिया को कह सकें कि तुम दुनिया को आर्थिक गुलाम बनाने जा रहे हो, हम दुनिया को आर्थिक स्वाधीनता देने जा रहे हैं। तुम दुनिया को बाजार बनाने जा रहे हो, हम दुनिया को परिवार। ये फर्क है। विश्व एक बाजार है, उसमें हर व्यक्ति खरीदार। जब तक जेब में पैसे की झनकार, वो रहने का हकदार है, वरना वो जेब में जो पैसा लाएगा वो होटल में घुसने पाएगा। पासपोर्ट जरूरी आजकल पैसे के साथ। होटल में जो आएगा, जेब में पैसा लाएगा तो खाना कमरा पाएगा, वरना निकाल दिया। मगर परिवार में जो आएगा, रात के 12 बजे भी आए, चाहे पैसा लाए या न लाए, खाना जरूर। ये अंतर है मौलिक कि भाई आया है, मैं हूँ, मेरा ही रूप आया है, मैं इसी को खिला रहा हूँ, मैं अपने को खिला रहा हूँ। तो ये जब ये परिवार उसी का प्रतीक है और ये परिवार टूटना नहीं चाहिए। पश्चिम में टूट गया है, हमारे यहाँ कोशिश हो रही है बढ़ती। मैं हूँ, मैं चाहे जैसे रहूँ, चाहे जहाँ रहूँ, सड़क पे रहूँ, कहीं रहूँ, क्या बात। अब लोग कहते हैं ये मेरा शरीर है, मैं चाहे जैसे इसका उपयोग करूँ। इससे ज़्यादा बेहूदी बात, माफ कीजिए, नहीं है। ये मेरा शरीर मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, मैं कहाँ से लाया हूँ उसके बिना हो ही नहीं सकती। ये समाज ने मेरा शरीर दिया है, उसी ने इसको बड़ा बनाया, मैं तो छोटा सा ही आया था। माँ बाप ने तो बहुत छोटा सा बना के छोड़ दिया। उसके बाद खाना किसने दिया, कपड़े किसने दिए, शिक्षा किसने दी, अपॉर्चुनिटी किसने दी, तो समाज में। और फिर हम ये कहें कि ये तो मेरा शरीर है,
मैं नहीं समझता कि मैं इसको कोई समझदार आदमी कहेगा कि ये सब एक परंपरागत व्यवस्था के अंदर ये शरीर मुझे माँ बाप ने दिया है। मेरे माँ बाप को, मेरा माँ बाप को समाज ने उत्पन्न किया था, वो भी समाज से आए, मैं भी समाज से आया, इसलिए हम सब समाज के अंदर समाज के ही पास ये है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस समाज से एक आदमी निकाल लो तो भी समाज में जाओ, है कि रोज चले जाते हैं और समाज से तो ये पूर्ण है। और इस पूर्णता में ही हमारे देश की सबसे बड़ी महानता है। हम अपने आप में पूर्ण बने, सबको पूर्ण बनाए और सबके साथ मिलकर पूर्णता की ओर अग्रसर हो। गोविंद राम जी ने इसी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय था, जैसे मैंने आपसे कहा, उनके प्रति मैं आप सबके साथ मिलकर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जोशी जी। आपने बहुत सही शब्दों में भारतीय परंपरा का यहाँ विश्लेषण किया और कैसे अर्थ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, पर केवल उस अर्थ के मोह में रहकर हम सामाजिक न्याय की बात को छोड़ नहीं सकते। माननीय डॉक्टर बजरंग लाल जी गुप्ता प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, समाजधर्मी हैं। आपने लंबे समय तक अध्यापन किया, अर्थशास्त्र पर अनेक मानक पुस्तकें लिखी, पत्रिकाओं में उनके चिंतन पर निरंतर प्रकाशित होते हैं। आप अनेक प्रमुख शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध हैं। मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर बजरंग लाल जी। परम श्रद्धेय डॉक्टर गोविंद मनोहर जोशी जी, सम्माननीय प्रोफेसर पंचमुखी जी, आदरणीय प्रभात कुमार जी, मान्यवर गोविंद राम साहनी जी के यहाँ उपस्थित सभी परिवार और बहनों और भाई, मैं सबसे पहले तो गोविंद राम साहनी जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। अभी सबने कहा कि वे हैं कि नहीं, आपको और मेरे को सबको उनका स्थूल शरीर भले ही न दिखाई दे रहा हो, पर सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति का अवश्य एहसास हो रहा हो। मेरा भी उनके साथ में बहुत पुराना संबंध रहा है। वे हिंदू कॉलेज सोनीपत में प्राध्यापक रहे और उनके बाद में उनके फुटप्रिंट्स को पकड़ करके उसके बाद में मैं हिंदू कॉलेज सोनीपत में प्राध्यापक रहा। मैं दिल्ली चलाया, वो सेवानिवृत्त होकर के मेरे पीछे पीछे दिल्ली चले गए। सोनीपत में पीछे पीछे गया था, दिल्ली वो पीछे पीछे आ गए और हमारे माननीय विभाग संचालक रहे। अनेक विषयों की चर्चा वगैरह करने के लिए जिस पुस्तक को पुस्तकाकार के रूप में देखा वो आ गए। दो अधिकृत विद्वानों के इस विषय पर भाषण हो चुके और प्रोफेसर पंचमुखी ने कहा कि आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़िए, चाहे लेकर पढ़िए, चाहे स्टील करके पढ़िए, पर मैं जो कुछ बोलना चाहता था उसको तुम दोनों महानुभावों ने स्टील कर लिया है। इसलिए मेरे लिए कठिनाई है, पर मैं बहुत आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। आपकी भी सुनने की क्षमता है ना, और मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ, आप यही चाहते हैं ना मैं बोलूं। तो मैं केवल 2-3-4 बातें यहाँ कहना चाहूंगा। चर्चा चली, पश्चिम ने
भारत ने अर्थ चिंतन को कैसा देखा। दोनों में अंतर है। पश्चिम का अर्थ चिंतन तो बच्चा अर्थ चिंतन है, ऐसा मैं कई बार कहता हूँ। प्रोफेसर पंचमुखी बैठे हैं, अर्थशास्त्र के हमारे अग्रज हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़ा है। हम क्या पढ़ाते हैं? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, यही पढ़ाते हैं ना। और 1776 में उसकी किताब आई। अगर उसको सच मान ले तो इसका मतलब है दुनिया में उससे पहले कोई अर्थ चिंतन ही नहीं था। गोविंदराम साहनी की इस पुस्तक के पीछे की जो प्रेरणा रही कि भारत इतना समृद्ध देश रहा, दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता रहा, दुनिया के देश यहाँ व्यापार करने के लिए भी आए और इसको लूटने के लिए भी आए, तो संपन्न था तब तो आए। तो इतना बड़ा संपन्न और समृद्धशाली देश बगैर अर्थ चिंतन के खड़ा हो गया होगा क्या? ये उनके मन की पीड़ा थी, एक ललक थी। वो जानना और समझना चाहते थे कि हमारे मनीषियों ने, हमारे शास्त्रों ने कोई अर्थ चिंतन के बारे में कोई दृष्टि और दिशा नहीं दी थी क्या? और बगैर दृष्टि और दिशा दिए हुए ये देश उस कालखंड में ऐसा समृद्ध क्यों हो गया? इस प्रश्न में से गोविंदराम साहनी जी की पुस्तक का जन्म हुआ, ऐसा मुझे लगता है। कितने समर्पित थे इस पुस्तक के लिए और इस विचार के लिए। अपने पुत्र डॉक्टर साहब को लेकर के मेरे को मिलने आया करते, बीमार थे, बाद में स्वास्थ्य वगैरह कोई अच्छा नहीं रहता था। मैं उनको मना करता था, आप मत आया करो डॉक्टर, मुझे कहा करो, मैं आ जाया करूँ। उन्होंने कहा मेरी तसल्ली तब तक नहीं होती जब तक मैं नहीं आता। आते थे, सांस चढ़ जाता था, पहले कहते थे मुझे पानी पिलाओ, बैठाओ, और फिर चर्चा करते थे। एक साधक की जो वस्तुतः साधना करके इस देश को कुछ विचार देना चाहता है, उस साधक की साधना कैसी हो सकती है उसको प्रत्यक्ष मैंने उनकी आंखों से देखा है। ऐसे गोविंदराम साहनी। तो चर्चा में कर रहा था कि भारतीय दृष्टि और पश्चिम की अर्थ दृष्टि में क्या अंतर है। पश्चिम ने 3 तरह से अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयत्न किया। एडम स्मिथ ने उसको साइंस ऑफ वेल्थ का, उसके बाद में मार्शल और पीगो आ गए, उन्होंने मेटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग का, अर्थात भौतिक कल्याण का शास्त्र, घूम के मध्य कोई अर्थ की बात है। उसके बाद रॉबिन तो उससे संबंधित अर्थशास्त्री आ गए, उन्होंने साइंस ऑफ चॉइस का, यानी ये बताता है किस चीज का चयन कर, आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, चयन कर, चयन का आधार क्या है? तो फिर पश्चिम के लोग फंस गए। चयन का आधार है इकोनॉमिक रैशनैलिटी, और इकोनॉमिक रैशनैलिटी क्या है? जिसमें से ज्यादा पैसा मिले उसका चयन करो, जिसमें से कम मिलो उसको छोड़ दो। तो कुल मिलाकर के समूचा पश्चिम का अर्थशास्त्र इस धन और धन के बंद चौकटे में फंसा हुआ है। भारतीय मनीषियों ने एक काम किया, धन को नकारा नहीं, अर्थ की आलोचना नहीं की, पर इस बंद चौकटे से बाहर निकाल करके उसको व्यापक फलक पर प्रस्तुत करने का काम किया, जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे 4 पुरुषार्थों का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। तो हम इकोनॉमिक सर्कल पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक सर्कल में यही पढ़ाते हैं ना, सारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक सर्कल। मनुष्य की आवश्यकता होती है, पूर्ति करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, उसमें से धन कमाता है और धन कमा करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पर ये आवश्यकता ऐसी राक्षस है, फिर पैदा हो जाती है और फिर उस इकोनॉमिक सर्कल में घूमते रहते हैं। यही कुछ कुल मिलाकर के पश्चिम का अर्थशास्त्र है, जिसके ओर संकेत डॉक्टर जोशी ने और सस्टेनेबल कंजम्पशन का एक नया कॉन्सेप्ट दे करके कहा। पश्चिम का अर्थशास्त्र तो कंज्यूमरिज्म में फंसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने वही इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वही इकोनॉमिक्स समझा है, और इसलिए हमारे मनुष्यों ने कहा कि देखो अर्थ और काम इसको नकारना नहीं, अर्थ आवश्यक है, काम उपभोग भी आवश्यक है, पर प्रश्न जो सबसे बड़ा महाप्रश्न है जिसको हमारे मनुष्यों ने एड्रेस किया, अर्थ अर्जन कैसे करना, अर्थ कमाना कैसे, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलानी कैसे, उसके लिए यह धर्म जोड़ दिया। पर धर्म की बात जब डॉक्टर जोशी करते हैं या मेरा जैसा नादान आदमी करता है, ये कम्युनल,
क्योंकि वो धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। मैं तो संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, प्रोफेसर पंचमुखी तो संस्कृत के विद्वान भी है, इनके पास ऐसे लोगों के पास मैं गया धर्म क्या बना, तो उन्होंने कहा धर्म तो दृढ़ धातु से बना। तो मैंने कहा कौन से खान में मिलती है धातु, तो उन्होंने कहा तुमको इतनी भी समझ नहीं है क्या, व्याकरण का विषय है धातु, तो दृढ़ धातु से मिलता है। तो अर्थ क्या है, तो उनका 3 अर्थ है, टू अफोर्ड, टू सस्टेन, टू नरिश। व्यक्ति का, परिवार का, समाज का और सृष्टि का जिन कानून कायदों से, जिन मर्यादाओं से, जिन व्यवहार से, जिन तौर तरीकों से धारण, रक्षण, पोषण होता हो उसको धर्म कहते हैं, कम्युनल कानून। अगर संपूर्ण सृष्टि को सस्टेनेबल बनाना है तो आपको व्यवहार करने की कोई मर्यादाएं रखनी पड़ेगी ना। जिस परिवार का जिक्र डॉक्टर जोशी जी कर रहे थे, केवल अपने लिए नहीं खर्च करना, उसका अगर सस्टेन करना है, पड़ोस को सस्टेन करना है, देश और समाज को सस्टेन करना है, तो आपको कोई व्यवहार की मर्यादा अर्थ चिंतन में और अर्थ अर्जन में करना पड़ेगा ना। उसी को हमारे मनुष्यों ने धर्म कहा, और इसलिए अपने शास्त्रों में बार बार हम आता है धर्मेण धन, ऐसा शब्द आता है। धन कमाना कैसे, धर्म के मार्ग से, धर्मेण भरा पड़ा है सारा शब्द। मुझे भी पहले जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया तो हमको ये बताया गया था, ऐसा दिमाग में बिठा दिया गया था पढ़ते पढ़ते कि ये जो शास्त्र वास्त्र है इसमें कहाँ धनवन की बात नहीं करते, ये तो क्या बताते हैं व्यक्ति को, तुम लंगोटी लगाओ, तुम्बा उठाओ और हम हिमालय में तपस्या करने चले जाओ, वही मोक्ष मिलेगी। तो डॉक्टर जोशी वाली मोक्ष नहीं समझाते। और मैंने जब 7वीं कक्षा में मेरे अध्यापक ने कहा थोड़ा बहुत गीता पढ़ा था, तो मैं गाँव में आकर के मैंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया। सवेरे उठकर गीता पढ़ता था। मेरे माता जी पिताजी ने अलग से बात की कि लड़का बाबा जी बनेगा, गीता पढ़ना शुरू कर दिया।